हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी जीव विज्ञान के लघुत्तरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लघुत्तरीय टाइप के, वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका साइंस का एग्जाम 4 अप्रैल को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही आपको वीडियोज़ हमेशा मिलती रहे। और फ्रेंड्स, मैंने बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। धमनी और शिरा के बीच क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको तैयार करना मत भूलिएगा। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। ठीक है, धमनी में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है और शिरा में रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, धमनी में जो रुधिर होता है वो हृदय से अंगों की ओर बहता है। ठीक है, और शिरा में रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड अंतर है, हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। ठीक है, धमनी जो होता है वो हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है और शिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी एवं एक सी रहती है। ठीक है, धमनी में जो रुधिर होता है वो रुक रुक कर बहता है, लेकिन शिरा में जो रुधिर बहता है वो एक गति से बहता रहता है। ठीक है, धीमी गति से लगातार बहता रहता है, रुक रुक करके नहीं बहता है। तीसरा अंतर है, इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। ठीक है, धमनी की जो दीवारें होती हैं वो अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं और जो शिरा होता है उसकी दीवारें पतली एवं कम लचीली होती हैं। ठीक है, धमनी की जो दीवारें होती हैं वो बहुत ही मोटी और लचीली होती हैं और शिरा की दीवारें पतली एवं कम लचीली होती हैं, धमनी की अपेक्षा कम लचीली होती हैं। ठीक है, चौथा है, इनकी गुहा संकरी होती है। ठीक है, धमनी की जो गुहा होती है वो संकरी होती है और शिरा, इनकी गुहा चौड़ी होती है। शिरा की गुहा चौड़ी होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा है, यह खाली होने पर भी नहीं पिचकती है। ठीक है, यह खाली होने पर भी नहीं पिचकती है। जो धमनी होती है वो खाली होने पर भी पिचकती नहीं है और जो शिरा होता है वो खाली होने पर पिचक जाता है। ठीक है, छठवां है, इनमें कपाट नहीं होते हैं। धमनी में कपाट नहीं होते हैं और शिरा, इनमें स्थान स्थान पर कपाट होते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। ठीक है, धमनी में कपाट नहीं होते हैं और शिरा में स्थान स्थान पर कपाट होते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। सातवां अंतर है, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। धमनी का रंग या तो गुलाबी होता है या तो चटक लाल होता है। ठीक है, शिरा, ये गहरे लाल या नीले बैंगनी रंग की होती है। ठीक है, धमनी का रंग गुलाबी या चटक लाल होता है और शिरा का रंग गहरे लाल या नीले बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प में अंतर बताइए तथा दोनों का एक एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प के बीच अंतर बताना है। एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प के बीच क्या अंतर होते हैं और दोनों का एक एक उदाहरण भी देना है। ठीक है, इसका आंसर है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें केवल एक प्रकार का प्रजनन
अंग होता है, या तो पुंकेसर या अंडप होते हैं। ठीक है, एक लिंगी और उभयलिंग ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें केवल एक प्रकार का प्रजनन अंग होता है, या तो वो पुंकेसर होगा या तो वो अंडप होगा। यदि केवल पुंकेसर उपस्थित हैं तो यह नर पुष्प होगा। ठीक है, या तो पुंकेसर या अंडप होते हैं, तो समझ लीजिए कि अगर पुंकेसर होगा, केवल पुंकेसर होगा तो वह नर पुष्प होगा, और यदि केवल अंडप मौजूद है तो यह मादा पुष्प होगा। ठीक है, जबकि उभयलिंगी पुष्प में पुंकेसर और कार्पेल दोनों प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। उदाहरण देख लेते हैं। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं पपीता, कद्दू, लौकी, खीरा आदि। ठीक है, ये एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं, पपीता, कद्दू, लौकी, खीरा आदि। और उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं सूरजमुखी, सरसों आदि भी हैं उभयलिंग पुष्प के उदाहरण, सूरजमुखी, सरसों आदि। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं के अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताइए। ठीक है, पौधों और जंतुओं के अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताना है आपको। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, एक ही जनन द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है अलैंगिक जनन में। ठीक है, अलैंगिक जनन में एक ही जनन द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, और लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः 2 जनकों का होना आवश्यक है। ठीक है, लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए 2 जनकों का होना आवश्यक है, और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनन द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन ही होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन में युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन ही होते हैं, और लैंगिक जनन में युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होते हैं और लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। तीसरा है निषेचन नहीं होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, और लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन, जिसे प्रायः निषेचन कहते हैं, होता है। ठीक है, इसका पूर्ण मतलब है कि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है और लैंगिक जनन में निषेचन होता है। चौथा है, नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुणों वाले होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन में नए जीव पूर्णतया जनक के समान गुणों वाले होते हैं, और लैंगिक जनन में संतति के लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है, उनमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखना है आपको। द्विनिषेचन क्या होता है ये आपको बताना है। देख लेते हैं। द्विनिषेचन या त्रिक संलयन। ठीक है, द्विनिषेचन को त्रिक संलयन भी कहते हैं। ठीक है, द्विनिषेचन को त्रिक संलयन भी कहते हैं। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि त्रिक संलयन क्या होता है या त्रिक संलयन पर टिप्पणी लिखिए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, द्विनिषेचन ही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, देख लेते हैं। पुष्पी पादपों में निषेचन के दौरान परागकण की पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर 2 नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। ठीक है, पुष्पी पादपों में। ठीक है, पुष्पी पादपों में निषेचन के दौरान परागकण की पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर 2 नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज बनाता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, जो 2 नर युग्मकों को मुक्त करती है, ठीक है, वो उसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज बनाता है, जिसे भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। इसे सत्य निषेचन भी कहते हैं।
इसे सत्य निषेचन भी कहा जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक 2 यन बनाता है जो त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाता है। इस क्रिया को त्रिक संलयन भी कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं। यहाँ निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है। ठीक है, यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है, अतः इसे द्विनिषेचन भी कहते हैं। ठीक है, तो या तो आपसे द्विनिषेचन पूछा जाए या त्रिक संलयन पूछा जाए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। डीएनए और आरएनए में आपको अंतर लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जो डीएनए होता है वो मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है और इसके अतिरिक्त गुणसूत्रों में पाने के बाद यह अल्प मात्रा में हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और आरएनए यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य और अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, पहला अंतर समझ में आया। डीएनए जो होता है वो मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है और उसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और आरएनए जो होता है वो मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य व अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड अंतर है इसका एक अणु द्विश्रृंखला युक्त होता है जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स अणु लगे होते हैं। ठीक है, डीएनए जो होता है इसका एक अणु द्विश्रृंखला युक्त होता है जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स अणु लगे होते हैं। और आरएनए इसका एक अणु श्रृंखला युक्त होता है जिस पर अनेक न्यूक्लियोटाइड्स लगे रहते हैं। ठीक है, डीएनए द्विश्रृंखला युक्त होता है और आरएनए अणु श्रृंखला युक्त होता है, यानी कि एक ही श्रृंखला होती है और डीएनए में 2 श्रृंखला। द्वि का मतलब होता है 2। ठीक है, तीसरा अंतर है इसके शर्करा डीऑक्सीराइबोस पाई जाती हैं। इसके शर्करा डीऑक्सीराइबोस पाई जाती हैं और आरएनए इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। समझ में आया इतना? आगे देखते हैं। चौथा अंतर है इसमें प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स का अनुपात समान होता है। डीएनए में प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स का अनुपात दोनों का अनुपात समान होता है और आरएनए इसमें दोनों का अनुपात समान नहीं होता है। ठीक है, डीएनए में प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स का अनुपात समान होता है और आरएनए में प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स का अनुपात समान नहीं होता है। पांचवा अंतर है इसका संश्लेषणकारी विकर डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, डीएनए में इसका संश्लेषणकारी विकर डीएनए पॉलीमरेज है और आरएनए इसका संश्लेषणकारी विकर आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, छठवां अंतर है यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका की क्रियाओं का नियंत्रण करता है और आरएनए यह यदा कदा आनुवंशिक पदार्थ है तथा प्रोटीन संश्लेषण में दूध का कार्य करता है। ठीक है, समझ में आया। डीएनए यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका की क्रियाओं का नियंत्रण करता है और आरएनए यह यदा कदा आनुवंशिक पदार्थ है तथा प्रोटीन संश्लेषण में दूध का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।